हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं योगेश कुमार आज क्लास 12 का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं, जिसमें आज हम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था। क्या लाइट जो होती है हमारी पार्टिकल नेचर्स की होती है। उससे पहले हमने 19 सेंचुरी में ये भी डिस्कस किया था कि जो लाइट है वो हमारी वेव नेचर्स की होती है, और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी इसमें किए गए थे। इसके अलावा उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एनालॉगी आई, जिसने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स लाइक अ पार्टिकल्स, जब ये मूव कर रहा होता है तो ये हमें वेव नेचर शो करता है। क्या शो करता है? इस तरह से ये वेव नेचर शो करता है, जिसमें इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है ना? वेवलेंथ कैसी है? कम होती है। तो ये हमें वेव नेचर शो कर रहा होता है, इसलिए ये क्या है? हमारा मैटर वेव्स है। लाइट क्या है? यहाँ पे मैटर वेव्स बना दी गई। ठीक। तो ये सारी चीजें डी ब्रोगली ने अपनी एनालॉगी में दी, लेकिन उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था। ये उनकी एक थ्योरी थी। ठीक। और ये थ्योरी उनकी बिल्कुल राइट निकली जब डेविसन और जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के लिए। किसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के लिए डेविसन एंड जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब डेविसन और जर्मन ने जब अपना एक्सपेरिमेंट 1927 में किया था, तो इन्होंने क्या प्रूफ करके दिखाया कि अगर हमारा कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, मान के चलिए हमारा कोई भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है और ये क्या शो कर रहा है। ठीक है। तो फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो शो करते थे यहाँ पर डिफ्रैक्शन। क्या शो कर रहे थे? डिफ्रैक्शन के बारे में शो कर रहे थे। और ये डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो ये हमारी वेव्स की जो प्रॉपर्टी होती है उस वो क्या थी? हमारी डिफ्रैक्शन थी। इसने शो किया था कि लाइट जो है हमारी क्या होती है? वेव नेचर्स की होती है। ठीक। उसके बाद 1928 में सर जे थॉमसन के बेटे आए, जिनका नाम था जीपी थॉमसन। जीपी थॉमसन, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बताया। क्या बताया? 1928 में इन्होंने भी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया था। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए इन दोनों डेविसन जर्मन एंड जीपी थॉमसन को नोबेल प्राइज दिया गया था। इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए जीपी थॉमसन एंड डेविसन जर्मन को एक नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था? क्या इसकी वर्किंग थी? कैसे इसने शो किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारा वो मैटर वेव्स है या वेव नेचर को शो करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन जहां से इमिटेड होते हैं वो पार्ट होता है हमारा ये वाला। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और ये फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। ये जो फिलामेंट है, वैसे तो हीट करते हैं फिलामेंट, और ये किसका बना होता है? हीटिंग टंगस्टन फिलामेंट है हमारा। कैसा है? हीटिंग टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। इसके ऊपर हम बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करेंगे भाई? बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं। ठीक। और ये जो जितना भी पार्ट था हमारा, ये सारा पार्ट एक वैक्यूम चेम्बर में रखा हुआ था। जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो ये एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया था? वैक्यूम चेम्बर के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब ये फिलामेंट था, टंगस्टन का फिलामेंट बना होता था, इस पे बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग लगी हुई थी। तो इसमें से क्या होता है? यहां से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां से क्या होंगे? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिटेड होते हैं। कहां से होते हैं? फिलामेंट से हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एमिटेड होंगे। फिलामेंट से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे? एमिटेड होंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हो रहे होते हैं तो उस समय ये इन पे एक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। ठीक। अब हमने क्या किया? ये हाई टेंशन है, ये लो टेंशन है। ठीक। ये हमारा क्या है? हाई टेंशन, और ये क्या है? हमारा लो टेंशन है। अब जैसे ही हमने इस पे वोल्टेज अप्लाइड किया, अप्लाइड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड वोल्टेज, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक,
जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो एमिटेड हो रहे थे, तो किसकी वजह, हीटिंग इफेक्ट की वजह से होंगे, पहले तो थर्मोआयनिक की वजह से होंगे, थर्मोआइंस होंगे हमारे ये इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सलरेटेड करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या है, एक्सलरेटेड करेंगे। जैसे ही हमने वोल्टेज को अप्लाइड किया तो यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सलरेटेड करने लग गए। तो अब इलेक्ट्रॉन जो एक्सलरेटेड कर रहे थे, यहां पे एक निकेल का क्रिस्टल बना हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सलरेट किए तो इस निकेल से टकराते हैं, इस निकेल से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही एक्सलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां पे जाएंगे, निकेल के जो क्रिस्टल है उस पर स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने के बाद वो स्कैटर्ड होते हैं ऑल डायरेक्शंस में, स्कैटर्ड होंगे किसमें, ऑल डायरेक्शन में या डिफरेंट एंगल्स में वो एक्सलरेशन करने लग जाते हैं या स्कैटरिंग करते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जैसे ही निकेल क्रिस्टल से टकराए, ठीक, हो सकता है इस तरह से जाए, इस तरह का एंगल बनाए, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट एंगल्स बनाते हैं। जैसे ही वो निकेल क्रिस्टल से एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो यहां से एक एंगल बनता है जो होता है हमारा क्या, स्कैटरिंग एंगल्स। क्या बनेगा, स्कैटरिंग एंगल्स बनेगा। तो स्कैटर्ड एंगल जैसे ही निकेल क्रिस्टल से टकराए तो स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कहां पे आएंगे, हमारे मूवेबल कलेक्टर्स पे आएंगे। ये क्या बना हुआ है, हमारा मूवेबल कलेक्टर है। और मूवेबल कलेक्टर का काम क्या होता है, जितने भी स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कलेक्ट करने का काम कौन करता है, ये मूवेबल कलेक्टर्स का काम क्या है, कलेक्ट्स स्कैटर्ड या स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कलेक्ट करना किसका वर्क होता है, मूवेबल कलेक्टर का वर्क होता है, ठीक। और एट अ डिफरेंट एंगल, ये याद रखना है, इस कलेक्ट तो कर रहा है एट ए डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स पे ये स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है, ठीक। तो यहां मूवेबल डिटेक्टर था, और जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये हमारा किससे कनेक्टेड है, मूवेबल जो कलेक्टर कनेक्टेड है ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। और जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स आए तो मूवेबल कलेक्टर पे, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, रीडिंग को शो करना। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने रिसीव किए हैं उनको कौन शो करेगा, हमारा गैल्वेनोमीटर शो करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए गए ये कौन शो करेगा, हमारा गैल्वेनोमीटर शो करेगा। तो रीडिंग बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, इनके बारे में कौन बताएगा, हमें गैल्वेनोमीटर बताएगा कि कितने, जो मूवेबल कलेक्टर द्वारा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिसीव किए गए थे। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इससे क्या निकल के आया कि जो रीडिंग थी गैल्वेनोमीटर की, जो रीडिंग थी हमारी गैल्वेनोमीटर की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट ए पार्टिकुलर एंगल फाई एंड अ पार्टिकुलर वोल्टेज। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया, जो मेन कंसेप्ट था कि द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये याद रखना है हमें, द रीडिंग ऑफ galvanometer is directly proportional to the ठीक, intensity of electrons, intensity of electrons at a particular एंगल। अब यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल क्या था हमारा, फाई, ठीक है। तो पार्टिकुलर एंगल क्या मानेंगे हम, फाई मानेंगे, पार्टिकुलर एंगल फाई एंड अ पार्टिकुलर वोल्टेज बी, एंड पार्टिकुलर वोल्टेज बी, ठीक।
तो यहाँ से क्या हमें प्रूफ करने को मिला कि द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट अ पार्टिकुलर एंगल फाई एंड अ पार्टिकुलर वोल्टेज बी। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कई बार किया गया था, डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे किया गया था, लेकिन जो सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी मिली थी वो हमें कहाँ पे मिली थी? अगर हमसे कोई कहे डिफरेंट टाइप से इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया गया और इसमें बहुत सारे पोटेंशियल भी अप्लाइड किए गए, तो जो इंटेंसिटी मिली थी हमें इलेक्ट्रॉन्स की वो मिली थी अराउंड 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक। कितने वोल्ट तक हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिसीव हुई थी? 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक इस एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमसे बोलेंगे कि इसका जो वेव नेचर शो हुआ था या डिफ्रैक्शन शो हुआ था इलेक्ट्रॉन्स का, वो कहां पे शो हुआ था? ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। कितने वोल्टेज पे शो हुआ था और कितना उसका एंगल था? तो 54 वोल्टेज पे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्रैक्शन के रूप में शो होता है और उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है? 50 डिग्री का एंगल होता है। इसका जो एंगल्स होता है वो कितना होता है? हमारा 50 डिग्री का एंगल होता है। तो इसमें बहुत सारी वेव्स बनी थी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और जो पार्टिकुलर एंगल था या स्कैटरिंग एंगल था हमारा इस स्कैटरिंग एंगल्स के बीच में। अब उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमारी वेव्स बनी और इस एक्सपेरिमेंट द्वारा हमें कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा डिफ्रैक्शन को शो कर रहा है। अब इसके कुछ ग्राफ बनेंगे जो हमारे थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन्स फंक्शन एज अ स्कैटरिंग एंगल्स के बीच में ये ग्राफ बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ था जब हमने 44 वोल्ट पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा था। ठीक, तो इसकी जो इंटेंसिटी थी इस समय बिल्कुल लीनियर जा रही थी और ये एंगल जो बन रहा था वो हमारा कैसा था? फाई एंगल था। कैसा एंगल था भाई? फाई एंगल था। तो यहाँ पे जो वेव्स हमें शो हुई डिफ्रैक्शन के रूप में, इस तरह की एक वेव शो हुई। ठीक, इस तरह से यहाँ पे ये वेव्स हमें शो होती है। उसके बाद 48 एंगल पे बना के देखा इन्होंने, तो जो वेव शो हो रही थी वो इस तरीके की हो रही थी। किस तरीके की? इस तरीके की ये वेव शो हो रही थी। हमें इस तरीके की वेव शो हुई जब 48 वोल्ट पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और जब हमारा ये 50 वोल्ट पे एक्सपेरिमेंट किया गया, कितने पे किया गया? 50 वोल्ट पे, तो ये हमें इस तरीके से शो हुई, इस तरीके से हुई, इस तरीके से शो हुई। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो 50 डिग्री का एंगल बन रहा था। कितने का एंगल बना था भाई? यहाँ पे जो एंगल बन रहा था 50 डिग्री का एंगल बन रहा था। ठीक, इसको और ज्यादा जानेंगे क्योंकि यही मेन हमारा जो फंक्शन था यही रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ निकल के आई थी। तो 54 वोल्ट पे मैक्सिमम वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे मिली थी। हमने डिफरेंट टाइप्स के वोल्टेज अप्लाई किए थे, बहुत सारे परफॉर्मेंस किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। तो जो इंटेंसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की वो हमें मैक्सिमम कहाँ मिली थी, किस एंगल पे मिली थी और उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना था, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो इस ग्राफ को हम ये भी बना सकते थे। ये मान लीजिए ये मेरे पास क्या है? इंटेंसिटी है I, ये मेरा क्या है? स्कैटरिंग एंगल्स है फाई। ठीक, अगर मुझसे पूछे कि जब हमें स्कैटरिंग बीम द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स था या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो कहां पे फाउंड किए गए थे मैक्सिमम, तो वो 50 डिग्री के एंगल और 54 वोल्टेज पे फाइंड किए थे। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना था इसका? 54 वोल्ट था। यहां से ये कैसे मिले थे हमें मैक्सिमा में? देखिए इस तरह का जो डिफ्रैक्शन शो करते थे मैक्सिमा के लिए इस तरीके से करते थे। तो यहाँ पे जो एंगल था इसका वो कितना था हमारा? 50 डिग्री था। और ये वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉन में कहां पे आएगी? डिफ्रैक्शन शो करता है, मैक्सिमम मिनिमा को शो करता था। तो ये वेरी क्लोज था हमारा किसके? डिफ्रैक्शन के पैटर्न के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंचा था इस एंगल पर। ठीक है, ऐसे ही अगर 64 वोल्ट की बात करें तो उसका एंगल कैसा होता था? इस तरीके का एंगल बनता था। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी स्कैटरिंग की
सॉरी इस 68 वोल्ट पे, तो इस तरह का एंगल्स बनता था। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ हमें एंगल्स शो भी हुए, लेकिन सबसे जो मेन कंसेप्ट निकल के आया था वो ये निकल के आया था कि मैक्सिमम डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम कहाँ मिलता है हमारा, 50 डिग्री। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना होना चाहिए, 54 वोल्ट होना चाहिए, और एंगल कितना होना चाहिए भाई हमारा, 50 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल होना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट यहां से क्लियर किया गया कि वेरी क्लोज टू डिफ्रैक्शन पैटर्न के जो निकल के आता है वो इस एक्सपेरिमेंट पे निकल के आया जब हमने 54 वोल्टेज अप्लाइड किए थे। अब हम बात करेंगे कि ये प्रूफ किस तरह से किया गया, क्या वैल्यू रखी गई इसके लिए, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और उनके बीच की जो डिस्टेंस बताई गई 0.91 एंगस्ट्रॉम, ये आती है कैसे, क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं हम कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हम कैसे बताते हैं। मान के चलिए ये मेरे पास एक लेयर है निकल क्रिस्टल की, जैसे ही मैंने इस पे इलेक्ट्रॉन के बीम्स इस निकल के क्रिस्टल पे स्ट्राइक कराए, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके चला जाता है, ठीक है, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते थे। और यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल होता है इंसिडेंट के बाद का, वो स्कैटरिंग एंगल होता है हमारा फाई, और ये क्या था मेरा, थीटा ही था। इस तरह से बना हुआ है, खुद देख सकते हो, दिस इज अ थीटा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये मेरा क्या है, फाई, दिस इज अ स्कैटरिंग एंगल। ये क्या था मेरा, स्कैटरिंग एंगल था। अब लीनियर एंगल हमने पढ़ चुके हैं, लीनियर एंगल्स हम पढ़ चुके हैं। तो लीनियर एंगल्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या निकल के आएगा, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू द 180 डिग्री। तो थीटा लीनियर में थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इजिकल टू किसके आएगा, मेरा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा यहाँ, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर एंगल्स हम इसी तरह से निकालते थे, ठीक, लीनियर पेयर्स के जो एंगल्स होते थे वो हम इसी तरीके से निकालते थे अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे 2 थीटा इजिकल टू लिख सकते हैं इसको 180 माइनस फाइव, फाइव इज द स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, और थीटा को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, और एक और टर्म बोल सकते हैं ग्लैंसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल। तो थीटा जब यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 5/2, ये निकल के आएगा। थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस 5/2, ये मेरा थीटा निकल के आएगा। यहां से क्या निकल के आएगा, थीटा इक्वल टू ये निकल के आएगा 90 डिग्री माइनस 5/2। अब हमने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसकी जो सेपरेशन डिस्टेंस दी है लेयर के बीच में क्या होता था, जैसे ये क्रिस्टल का लेयर है, दूसरा क्रिस्टल का लेयर ये लिया हमने, इनके बीच की जो डिस्टेंस रखते थे इंटर एटॉमिक सेपरेशन डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक जो लेयर की सेपरेशन डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 0.91 एंगस्ट्रॉम थी। कितनी थी, 0.91 एंगस्ट्रॉम, ये हमने रखी। अब मुझे पता है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, फाई मेरा 50 आया था, तो 25 को माइनस करेंगे तो थीटा का एंगल कितना आएगा, 65 डिग्री आएगा। यहां से जो थीटा निकल के आएगा वो मेरा कितना आएगा, 65 डिग्री निकल के आएगा। ठीक, इतना क्लियर है। अब इसके बाद ये क्लियर होने के बाद क्या थीटा मेरा 65 डिग्री निकलेगा, क्योंकि फाई की वैल्यू कितनी आती थी, 50 डिग्री, कितने वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे ये वैल्यू निकल के आती थी। अब ब्रैग्स ने एक इक्वेशन बताई थी, ब्रैग्स ने इक्वेशन क्या दिया था, या ब्रैग्स लॉ क्या था, तो ब्रैग्स ने एक लॉ दिया था, ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग 2d साइन थीटा इजिकल टू हमारा किसके होता था, एन लैम्डा के होता था। 2d साइन थीटा इजिकल टू किसके होता था, एन लैम्डा के इक्वल होता था। 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अब ये n क्या है, n की वैल्यू हम 1 2 3 इस तरीके से रख सकते हैं,
ठीक। और एन ही हमारा यहाँ क्या है, वैल्यू को शो करता है कि ये मैक्सिमा वैल्यू है या मिनिमा वैल्यू है। लेकिन जब हम निकल क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस जब 0.91 एंगस्ट्रॉम थी, 91 एंगस्ट्रॉम थी, तो हमने फर्स्ट मैक्सिमा निकाला। यहां से क्या निकाला, फर्स्ट मैक्सिमा अकॉर्डिंग टू द ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ में इस वैल्यू को पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट मैक्सिमा n इज इक्वल टू 1 होगा। 2d निकल क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, कैसा क्रिस्टल है हमारा, निकल। निकल क्रिस्टल की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू थी 0.91 एंगस्ट्रॉम डी की। 2d साइन थीटा, साइन 65 डिग्री रखेंगे, साइन 65 इज इक्वल टू एन लैम्डा यानी 1 इंटू लैम्डा। तो यहां से हमें क्या मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। और लैम्डा की जो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली वो निकल के आती है 1.65 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली वो कितनी निकल के आती है इस इक्वेशन पे, 1.65 एंगस्ट्रॉम निकल के आती है। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमें बताया गया था, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा होता है वो कितने पे कर रहा होता है, यहाँ पे 54 वोल्ट पे एक्सेलरेट कर रहा होता है। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अगर हम डी ब्रोगली की एनालॉजी की बात करें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के होता है, ठीक। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और एच किसके इक्वल था, एच अपॉन, अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m के रूट में आता है ये। अगर हम चार्ज पार्टिकल्स की बात करें तो h अपॉन रूट 2m क्यू भी रख सकते थे इसको, क्यू बी, ठीक। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के लिए। अगर फॉर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू हम रख सकते थे रूट h अपॉन रूट 2m ईवी। और इतना पार्ट हमने पहले भी निकाला था, इसकी वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 150 अपॉन बी रूट का एंगस्ट्रॉम में। ये वैल्यू हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, ठीक। और इसको लिख सकते थे हम 12.3 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रॉम। तो ये हमने कहां से निकाला था भाई, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से निकाली थी। लैम्डा की वैल्यू जो निकाली थी, जो वैल्यू थी कैलकुलेशन करने पे ये निकल के आई। और यहाँ पे अब हमने 54 जैसे ही रखा, लैम्डा इज इक्वल टू, अगर इसको रखते हैं हम जैसे रूट 150 अपॉन 54 रखोगे तो ये लगभग 3 टाइम्स जाएगा। और रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो 1.69 के करीब होती थी। रूट 3 की वैल्यू कितनी आती थी, 1.69, ठीक। तो 1.67 एंगस्ट्रॉम निकल के ये वैल्यू आएगी। लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे डी ब्रोगली के अनुसार अगर रखेंगे तो 1.67 एंगस्ट्रॉम आएगी इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम आ रही थी। और इसका मतलब क्या था कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट शो किए हैं, ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट क्या थे, या डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी, एनालॉजी थी, वो बिल्कुल सही निकली अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंटली। अगर देखोगे जैसे ही हमने 54 रखा तो वही वोल्टेज निकल के आए जो एक्सपेरिमेंटली डेविसन और जर्मन ने शो किए थे, ठीक। तो ये था हमारा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो हमने इसमें क्या देखा, एक बार रिव्यू लेते हैं इसका। हमारे पास हाई टेंशन लो टेंशन का एक पोटेंशियल पूरा डिफरेंस लगा हुआ है। ये पूरा जो सेटअप है ये वैक्यूम चेंबर में रखा हुआ है। 1927 में डेविसन जर्मन ने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पे ये शो करके दिखाया कि ये डिफ्रैक्शन को शो कर रहे होते हैं, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। यहाँ पे एक फिलामेंट लगा रहता है जो हीटिंग टंगस्टन एलिमेंट का बना होता है और इस पे बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग लगी होती है। जैसे ही हम इस पे एक्सेलरेटेड वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेशन करना शुरू कर देते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके निकल क्रिस्टल पर स्ट्राइक करते हैं। और जैसे ही निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक करते हैं तो वो एंगल क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट प्लेसेज पे डिफरेंट एंगल के साथ स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो ये जो स्कैटर एंगल है मूवेबल कलेक्टर के द्वारा
कलेक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। मूवेबल कलेक्टर द्वारा यही स्कैटरिंग एंगल्स क्या करे जाएंगे, कलेक्ट कर लिए जाएंगे, और जैसे ही ये कलेक्ट कर लिए जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर द्वारा एक रीडिंग शो कर दी जाती है। तो यही जो रीडिंग थी इलेक्ट्रॉन्स की गैल्वेनोमीटर ने शो की थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती थी इंटेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एट अ पार्टिकुलर एंगल एंड अ पार्टिकुलर वोल्टेज पे। और यहाँ पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, अलग अलग एंगल के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन सबसे जो बेस्ट एक्सपेरिमेंट निकल के आए थे वो 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट के बीच में निकल के आए। उसके बाद हमने ये देखा कि इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो था वो मैक्सिमम कहाँ मिला, उसने डिफ्रैक्शन कहाँ पे शो किया था। तो 54 वोल्ट पे आके उसने मैक्सिमा के रूप में हमारा इलेक्ट्रॉन शो हुआ, ठीक। तो 54 वोल्ट पे आके और 50 डिग्री एंगल्स पे। उसके बाद हमने ये कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके इसको प्रूव किया। ब्रैग्स लॉ ने बताया था 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा के होता है। इंटर एटॉमिक सेपरेशन की बात करते हैं तो निकल क्रिस्टल के लिए जो डिस्टेंस होती है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है, और उसी वैल्यू को हमने पुट करके यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड की। फिर इसको चेक किया, डी ब्रोगली जो एनालॉगी थी, हाइपोथेसिस थी, वो सही थी, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी। इसमें प्रूफ करते गए इलेक्ट्रॉन्स के लिए √150 अपॉन वोल्ट निकल के आता था। 54 वोल्ट जैसे ही रखा हमने तो हमारा 1.67 एंगस्ट्रॉम निकल के आया। यानी जो डी ब्रोगली ने अपने फॉर्मूले बनाए थे या कैलकुलेशन की थी वो बिल्कुल राइट निकली जब हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक इसका, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। इन्होंने भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का नेचर है वो कैसा है, वेव नेचर है, और डिफ्रैक्शन के द्वारा शो किया गया था। तो इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी ये 1928 में की थी। कब की थी इन्होंने, 1928 में। और ये किसके बेटे थे, सर जे थॉमसन के बेटे थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन होता है, ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन गन से, गन पे हमने जब 10 वोल्ट से लेके क्या किया, 10 वोल्ट से लेके 50 किलो वोल्ट की केवी तक की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो ये एक थिन फॉइल है प्लेटिनम की बनी हुई, प्लेटिनम की बनी हुई क्या है, हमारी थिन फॉइल है। इसके ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या किया, अप्लाइड किया, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन वेव्स निकली। क्या निकली है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन वेव्स निकली। तो इन्होंने ये शो किया था जो इलेक्ट्रॉन वेव निकल रही है वो डिफ्रैक्शन के रूप में आ रही है, ठीक है। तो थिन फॉइल से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्सेलरेटेड होना शुरू हुए, ठीक, तो एक्सेलरेटेड होने के बाद जैसे ही वो फोटोग्राफिक प्लेट पे, जैसे ही वो हमारे फोटोग्राफिक प्लेट्स पे स्ट्राइक करते हैं तो इसके अंदर एक सर्कुलर डिफ्रैक्शन रिंग बन रही थी। क्या बन रही थी, सर्कुलर डिफ्रैक्शन रिंग। ये क्या थी, हमारी सर्कुलर डिफ्रैक्शन रिंग थी। क्या थी, सर्कुलर डिफ्रैक्शन रिंग्स थी, ठीक है। तो यहां से एक चीज हुई कि जो सर्कुलर रिंग डिफ्रैक्शन बनना है तो इससे ये प्रूफ निकल के आया कि ये सेम एक्सरे इस डिफ्रैक्शन पैटर्न की तरह आ रहा है। कैसा आ रहा है, सेम एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न की तरह आ रहा है। तो इससे एक कंक्लूजन निकल के आया कि जो इलेक्ट्रॉन के बीम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीम्स होते हैं वो किसकी तरह लाइक करते हैं, वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बीम्स behaves like a wave। किसकी तरह बिहेव करते हैं, वेव की तरह इलेक्ट्रॉन जो बीम्स होते हैं हमारे बिहेव करते हैं, ठीक। ये हमारे इलेक्ट्रॉन वेव्स बन रहे थे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से स्ट्राइक करना शुरू किए, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए, फास्ट मूविंग में इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। उसके बाद वो क्या है, थिन फॉइल प्लेटिनम की पन्नी से जैसे ही जाते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे गिरती है तो वो दो पार्ट्स में स्कैटरिंग हुई इसकी, यानी डिफरेंट पार्ट्स में स्कैटर्ड हुए। उसके बाद इसमें क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें एक डिफ्रैक्शन रिंग शो हुई, जिससे ये प्रूफ किया गया ये जो डिफ्रैक्शन रिंग है बिल्कुल सेम एक्सरे जो प्रूफ किया गया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसकी तरह होता है।
तो यहाँ से बता दिया गया, ये प्रूफ निकल के आया, जो इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं वो किसकी तरह हमें शो हो रहे होते हैं, किसकी तरह, वेव्स की तरह शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जीपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, ये इन्होंने 1928 में किया था और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और जीपी थॉमसन सर जे थॉमसन के बेटे थे। तो ये था हमारा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन का चैप्टर, और ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीटली फिनिश अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। अब इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो इसकी कम से कम न्यूमेरिकल की हम 4 सीरीज करेंगे। कितनी सीरीज करेंगे, 4 सीरीज, लगभग 20 के अराउंड न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं।